कहानी दूसरे ग्रह के उन शक्तिशाली एलियंस की है जो किसी भी कीमत पर इंसानों का खात्मा करके उनके ग्रह को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, पर इंसान इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। बॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग इंडिपेंडेंस डे। इस कहानी की शुरुआत चांद से होती है, जहां पर हमें वो पत्थर दिखाया जाता है जो चांद पर जाने वाले पहले इंसानों ने लगाया था। उस पर लिखा होता है कि हम धरती से आने वाले पहले इंसान हैं और हम संपूर्ण मानव जाति की तरफ से शांति चाहते हैं। और तभी उस पत्थर के ऊपर से एक परछाई होकर गुजरती है। ये एक बहुत बड़ा एलियन शिप होता है जो धरती की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं धरती पर एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम SETI है, जो अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों से आने वाले सिग्नल्स की खोज करते हैं। उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है। वहां पर जो लड़का होता है वो अपने सीनियर को बुलाता है। शुरू में उन्हें लगता है कि ये रशिया का कोई शिप हो सकता है, लेकिन उनके रडार में कुछ भी नहीं आता और उन्हें पता चलता है कि ये सिग्नल और कहीं से नहीं बल्कि चांद से आ रहा है। वो इसकी खबर मिलिट्री को देते हैं। उन्हें बताया जाता है कि जो भी चीज है ये बहुत बड़ी है। ये 550 किलोमीटर में फैली हुई है और इसका वजन चांद के 1/4 हिस्से के बराबर है। मिलिट्री के जनरल कहते हैं कि हो सकता है कि कोई उल्का पिंड हो जो धरती के पास से गुजर जाए। उन्हें बताया जाता है कि ये कोई उल्का पिंड नहीं है, क्योंकि ये बार बार रुक रही है और इस बात से सबकी टेंशन बढ़ जाती है। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट भी इस बात से परेशान होते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। उन्हें बताया जाता है कि ये चीज अंतरिक्ष में एक जगह रुक गई है और 36 अलग अलग टुकड़ों में बढ़ चुकी है, लेकिन इसका हर एक टुकड़ा बहुत विशाल है और अगले 25 मिनटों में ये धरती की कक्षा में पहुंच जाएंगी। कुछ ही देर बाद दुनिया के अलग अलग देशों से खबर आना शुरू हो जाती है कि उन्होंने आसमान में आग के बादल देखे और ये आग के बादल और कुछ नहीं बल्कि वही UFO है जो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गया था। एक UFO मॉस्को की तरफ भी बढ़ रहा होता है और जब भी अपना प्लेन उस तरफ भेजते हैं तो वो उस तक पहुंचने से पहले ही उसकी आग की गर्मी से जलकर खाक हो जाता है। यानी कि अभी भी इन्हें कुछ नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, ये UFO कैसा है, कैसे इससे डील करनी है। कुछ ही देर बाद एक बहुत बड़ा UFO शहर के ऊपर आकर रुक जाता है। इसका साइज इतना बड़ा होता है कि पूरे शहर को ढक लेता है और ना सिर्फ ये मॉस्को शहर में बल्कि दुनिया के अलग अलग शहरों में इसी तरह के बड़े बड़े UFO आकर रुक जाते हैं। इन UFO की वजह से टीवी सिग्नल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। इसीलिए एक टीवी स्टेशन में दिखाया जाता है कि वहां पर एक आदमी को बुलाया जाता है जिसका नाम डेविड है। ये एक सैटेलाइट इंजीनियर और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट है और जब वो सैटेलाइट के सिग्नल्स देखता है तो वो देखता है कि इन सिग्नल्स में कुछ छिपे हुए सिग्नल्स हैं जो लगातार गायब हो रहे हैं। इसके बाद डेविड बाहर जाता है और वो आकाश में देखता है कि एक बहुत बड़ा UFO है और यहाँ पर डेविड सब कुछ समझ जाता है। वो समझ जाता है कि सैटेलाइट के अंदर जो छुपे हुए सिग्नल्स थे वो एलियंस के सिग्नल्स हैं जो दुनिया भर में अपने UFO की पोजीशंस को सेट कर रहे हैं। अगले 7 घंटे में सिग्नल्स पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। वो टीवी स्टेशन के ओनर को बताता है कि ये एक शतरंज के खेल की तरह है, जहां पर सबसे पहले आप अपने मोहरों को सेट करते हैं और उसके बाद हमला। 7 घंटों बाद हमारी धरती पर हमला होगा और ये एलियंस सब कुछ खत्म करने की कोशिश करेंगे। डेविड अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है जो कि व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के साथ काम करती है। दरअसल वो एक कम्युनिकेशन डायरेक्टर है। वो उसे सब कुछ बताता है कि 7 घंटों के बाद हम पर हमला होने वाला है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। डेविड जानता है कि बात प्रेसिडेंट तक, दुनिया तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो अपने डैड के साथ वॉशिंगटन DC की ओर निकल पड़ता है जहां पर व्हाइट हाउस है। व्हाइट हाउस के बाहर पहुंचने के बाद वो अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है और उसकी मदद से वो प्रेसिडेंट से मिलता है। डेविड प्रेसिडेंट को उस वक्त से जानता है जब वो प्रेसिडेंट नहीं हुआ करते थे और इन दोनों का उस वक्त में झगड़ा भी हो चुका है, इसीलिए एक दूसरे को पसंद नहीं करते। डेविड प्रेसिडेंट को बताता है कि पृथ्वी गोल है, इसीलिए एलियंस एक दूसरे को सिग्नल नहीं भेज सकते। वो हमारे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों के बाद वो धरती पर हमला करने वाले हैं। प्रेसिडेंट डेविड की बात सुनकर वहां से चले जाते हैं। अब जो UFO वॉशिंगटन यानी कि व्हाइट हाउस के ऊपर होता है उस तक 2 हेलीकॉप्टर पहुंचाए जाते हैं ताकि एलियन से संपर्क किया जा सके। और जैसे ही हेलीकॉप्टर UFO तक पहुंचते हैं अंदर से उन पर हमला होता है और दोनों हेलीकॉप्टर धराशायी हो जाते हैं। प्रेसिडेंट और जनरल सभी समझ जाते हैं कि UFO यानी कि एलियन उन पर हमला करने वाले हैं। डेविड जो भी कह रहा था वो सही कह रहा था, इसीलिए सब व्हाइट हाउस छोड़कर यहाँ से निकलना शुरू करते हैं। पूरे शहर में भी अफरा तफरी होती है क्योंकि सब शहर छोड़कर निकलना चाहते हैं। सबके दिलों में दहशत होती है, चारों तरफ अफरा तफरी है और तभी वक्त खत्म हो जाता है। यानी कि डेविड के हिसाब से जो टाइम था वो पूरा हो चुका है और ऊपर आकाश में जो UFO होता है उसका दरवाजा खुलता है। अंदर नीली चमकदार रोशनी होती है। पूरा शहर इस UFO को देख रहा होता है और अगले पल वो UFO धरती पर हमला करना शुरू कर देता है। उसका हमला इतना पावरफुल होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें चंदी
पलों में धराशायी हो जाती हैं और अगले चंद घंटों में शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। प्रेसिडेंट को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है कि मुझे शहर को पहले खाली करवा देना चाहिए था। लाखों मासूम लोग मारे गए जिनकी कोई भी गलती नहीं थी और अब एयरफोर्स वाले इन एलियन से बदला लेना चाहते हैं, इन्हें सबक सिखाना चाहते हैं। इसीलिए कई सारे फाइटर प्लेन्स उस यूएफओ से कुछ दूरी पर जाकर स्थिर हो जाते हैं। इनमें एक पायलट कैप्टन स्टीवन भी होते हैं जो कि एक एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहते हैं और ये सब के सब उस यूएफओ पर कई सारी मिसाइलें दाग देते हैं। पर सारी मिसाइल्स उस यूएफओ पर लगने से पहले फट जाती है क्योंकि उस यूएफओ के चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा दीवार होती है जिसे भेदा नहीं जा सकता। ये कई बार हमला करते लेकिन एक भी मिसाइल उस यूएफओ पर नहीं लगती और अगले पल उस शहर जैसे विशाल यूएफओ के अंदर से छोटे छोटे यूएफओ निकलते हैं। वो इन पर हमला कर देते हैं और इनके लगभग सभी फाइटर प्लेन्स को खत्म कर देते हैं। पर अभी भी कैप्टन स्टीवन का प्लेन सुरक्षित होता है। उनके पीछे एक यूएफओ होता है, वो उसे पहाड़ की चट्टानों के बीच में फंसा देते हैं और इससे पहले कि वो यूएफओ स्टीवन के फाइटर प्लेन को खत्म करता, वो अपने प्लेन का पैराशूट खोल देते हैं जिसमें उलझकर यूएफओ क्रैश हो जाता है और अब स्टीवन के सामने एक यूएफओ है। वो उसके पास जाते हैं और तभी अंदर से एक एलियन बाहर निकलता है जो बुरी तरह से जख्मी होता है। स्टीवन उसके पास जाता है, उसे एक पंच मारता है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं प्लेन के अंदर ही दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट अब पूरी तरह से परेशान है क्योंकि एलियंस ने उनकी एयरफोर्स को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इसीलिए उनके लोग चाहते हैं कि एलियंस के ऊपर परमाणु हमला करना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट इस पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं कि मैं अपने लोगों को नहीं मार सकता। यहाँ पर डेविड भी होता है। डेविड इस बात से गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं हम किसी भी कीमत पर एलियंस के ऊपर परमाणु हमला नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से हम खुद अपनी धरती को खत्म कर देंगे। डिफेंस मिनिस्टर डेविड को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं। इस बात से डेविड के पिता गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम सब कुछ जानते थे, उसके बाद भी तुमने कुछ नहीं किया। 1947 में रॉसवेल में एक यूएफओ क्रैश हुआ था जिसके अंदर एलियंस भी थे जिन्हें तुमने एरिया 51 के अंदर रखा, यानी कि तुम्हें एलियंस का वजूद है ये पहले से पता था। तुम्हें इस युद्ध की, इस जंग की तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। प्रेसिडेंट डेविड के पिता को कहते हैं कोई एरिया 51 नहीं है और ना ही रॉसवेल में कभी कोई यूएफओ क्रैश हुआ था। डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ये सच कह रहे हैं। ये सुनकर प्रेसिडेंट भी पूरी तरह से हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें यूएफओ के बारे में और एरिया 51 के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसे सिर्फ और सिर्फ आर्मी कंट्रोल करती है। अब ये सब के सब एरिया 51 में पहुंच जाते हैं जहां पर धरती के नीचे एक बहुत बड़ी लैब होती है और यहाँ पर आज भी 1947 से वो यूएफओ रखा होता है जो क्रैश हुआ था। यहाँ का जो साइंटिस्ट होता है वो प्रेसिडेंट को बताता है कि हम पिछले कई सालों से इसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम इसके बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं लेकिन इसे दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता। पर पिछले 24 घंटों से जब से वो यूएफओ हमारी कक्षा में आए हैं तब से ये अपने आप ही एक्टिव होना शुरू हो गया। वो उन्हें ये भी बताता है कि एलियंस हमारी तरह वातावरण को महसूस करते हैं, उन्हें ठंड का, गर्मी का, हर चीज का एहसास होता है और इसीलिए वो हमारे प्लेनेट को कब्जे में लेना चाहते हैं। साइंटिस्ट इन्हें यहाँ पर उन 3 मरे हुए एलियंस की डेड बॉडी भी दिखाता है जो इन्हें रॉसवेल क्रैश में मिले थे। वो इन्हें बताता है कि हमारी तरह देख और सुन सकते हैं लेकिन इनके पास बोलने की शक्ति नहीं है। ये हो सकता है कि टेलीपैथी से एक दूसरे से बात करते हो। प्रेसिडेंट डेविड से कहते हैं कि पहले तुमने इनके सिग्नल को समझा था और अब तुम ही इनके कोड को समझोगे। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन स्टीवन को दिखाया जाता है जिसके पास वो एलियन है और वो एलियन को पैराशूट के साथ खींचते हुए भीड़ से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक ट्रक दिखता है और इस ट्रक में जो आदमी होता है उसका नाम रसल होता है। आज से 10 साल पहले ये वियतनाम की लड़ाई में प्लेन उड़ा चुका है और उस वक्त इसे एलियंस ने अगवा किया था पर इसकी बात पर कभी किसी ने विश्वास नहीं किया और अब स्टीवन इन्हीं के साथ उस एलियन को लेकर आगे बढ़ता है और ये सब के सब एक बेस तक पहुंच जाते हैं। दरअसल स्टीवन जब अपना प्लेन उड़ा रहा था तो उसने इस बेस को देखा था और ये बेस एरिया 51 होता है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है वो इन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं देती पर जब स्टीवन एलियन को उन सबको दिखाता है तो डर जाते हैं और इन सबको अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। एलियन को अंदर लैब में ले जाया जाता है और उसने जो सूट पहना होता है उस सूट को निकाला जाता है। अगले पल एलियन होश में आ जाता है और जब वो साइंटिस्ट को देखता है तो उसके सिर में बहुत जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है। ये एक टेलीपैथिकल इफेक्ट होता है। इसके बाद वो एलियन यहाँ पर सबको मार देता है। अब यहाँ पर लैब के बाहर प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं। लैब के अंदर पूरा धुआं होता है और तभी साइंटिस्ट की लाश गिलास के पास आती है। एलियन ने उनका गला दबाया होता है और वो उनका वॉइस बॉक्स इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट से बात करता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि अगर हम आपस में सुलह कर ले तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि एक साथ मिलकर रह सके। एलियन साफ साफ बना कर देता है। वो कहता है कि हम तुम्हें सिर्फ मारना चाहते हैं। अब ठीक वैसे ही दर्द जैसे साइंटिस्ट के सिर में हुआ था। प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट के भी सिर में होना शुरू हो जाता है। दरअसल टेलीपैथिकली वो उस एलियन से कनेक्ट हो रहे होते हैं, जिस वजह से वो अपना आपा खो रहे होते हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट को बचाने के लिए उनके आदमियों को उस एलियन को मारना पड़ता है। उस एलियन के मरने के बाद प्रेसिडेंट अपने होश में आ जाते हैं और उसके दिमाग से कनेक्ट होने के बाद वो समझ पाते हैं कि ये एलियंस हमारी धरती पर क्या कर रहे हैं। वो अपने लोगों को बताते हैं कि एलियंस बहुत बड़ी तादाद में ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। ये एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की ओर बढ़ते हैं और इनके रास्ते में जो भी प्लेनेट आता है ये उस पर कब्जा कर लेते हैं और अब हमारी धरती की बारी है। इनके पास अब परमाणु हमले के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए उस स्पेसशिप यानी यूएफओ पर ये परमाणु हमला करते हैं। लेकिन उसकी सुरक्षा की ढाल इस हमले को भी रोक लेती है, उस पर कोई असर नहीं होता और एक बार फिर से इन्हें शिकस्त मिलती है। यहाँ पर जो कैप्टन स्टीवन होते हैं वो एक हेलीकॉप्टर लेकर शहर में वापस चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी गर्लफ्रेंड और उसका बेटा होता है। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर प्रेसिडेंट की पत्नी भी होती है, जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये सबको वापस ले आते हैं, पर प्रेसिडेंट की पत्नी के शरीर के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो उसे रोक नहीं पाते और उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। प्रेसिडेंट को इससे बहुत दुख होता है। वहीं डेविड को दिखाया जाता है कि परमाणु हमले के बाद वो बहुत दुखी होता है। उसने बहुत शराब पी रखी होती है। उसके पिता उसके पास आते हैं और वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड कुछ भी समझना नहीं चाहता। उसके पिता कहते हैं कि तुम अपने कपड़े ठीक करो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम बीमार हो जाओगे। और ये सुनने के बाद डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस यूएफओ के पास जाता है जो रॉसवेल में क्रैश हुआ था, जो इनके पास है। दरअसल अब वो भी एक्टिव हो चुका है। वो उस यूएफओ के अंदर एक कोल्ड ड्रिंक का केन रखता है और यहाँ पर जो ऑफिसर होता है वो उसे कहता है उस पर गोली चलाओ। जब वो उस पर गोली चलाता है तो चारों तरफ ढाल होने की वजह से केन को गोली नहीं लगती। तभी डेविड कंप्यूटर में कुछ बटन दबाता है और वो कहता है अब गोली चलाओ। जब वो दोबारा गोली चलाता है तो गोली केन पर लगती है। ये देखकर सब हैरान और खुश भी होते हैं। वो डेविड से पूछते हैं कि ये तुमने कैसे किया। डेविड कहता है मैंने इन्हें जुकाम दिया। दरअसल केन के साथ उसने एक डिवाइस रखा था जिससे उसने यूएफओ के अंदर वायरस पैदा किया और उसकी ढाल कमजोर हो गई। डेविड यहाँ पर सबको बताता है कि हम उनके मदरशिप के अंदर ऐसी एक डिवाइस ले जाएंगे जिससे हम उनके पूरे सिस्टम में वायरस डाल देंगे और वायरस आने के बाद उनकी ढाल काम नहीं करेगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके मदरशिप के अंदर ये वायरस कैसे डालेंगे। डेविड कहता है कि हमारे पास जो यूएफओ है हम इससे उनके मदरशिप के अंदर जाएंगे, वहां पर एक ब्लास्ट करेंगे जिससे कुछ वक्त के लिए उनके सिस्टम में वायरस एक्टिव हो जाएगा। हमारे पास लगभग 1 मिनट होगा और 1 मिनट के लिए ढाल काम नहीं करेगी और उसी मिनट में हमें उनके सभी शिप्स को तबाह करना होगा। पर सवाल ये भी है कि यूएफओ कौन चलाएगा। स्टीवन कहता है कि मैंने जंग में उनके यूएफओ को बहुत नजदीक से देखा है, मैं इसे चला सकता हूँ। और अब ये तय करते हैं कि ये इस प्लान को अंजाम देंगे। दुनिया में जितने भी बड़े देश होते हैं ये सबको मोर्स कोड के जरिए संदेश पहुंचा देते हैं कि 5 घंटे बाद हम जवाबी हमला करेंगे और आपको भी अपने देश में जहां भी यूएफओ है उन पर हमला करना होगा। 1 मिनट के लिए उनकी ढाल काम नहीं करेगी। ये मैसेज मिलने के बाद दुनिया के सभी बड़े देश हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर स्टीवन का जो यूएफओ है जिसे वो अंदर लेकर जाएगा उसमें एक परमाणु मिसाइल भी फिट कर दी जाती है। उसे बताया जाता है कि ये मिसाइल टकराने से नहीं फटेगी बल्कि ये 30 सेकंड्स के बाद फटेगी ताकि तुम वहां से निकल सको। इनके पास पायलट्स की कमी होती है, इसीलिए आम जनता के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं जिसको भी प्लेन चलाना आता है वो सामने आ जाए। रसल जिसका 10 साल पहले एलियंस ने अपहरण किया था, जो वियतनाम की लड़ाई में पायलट था, वो कहता है कि मैं इनसे बदला लेना चाहता हूं और वो भी इनके साथ शामिल हो जाता है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ये तय करते हैं कि वो भी एक फाइटर प्लेन लेकर उड़ेंगे क्योंकि वो पहले पायलट थे। और अब स्टीवन और उनके साथ डेविड ये दोनों के दोनों यूएफओ में बैठकर एलियंस के मदरशिप की तरफ उड़ चलते हैं और ये उनके मदरशिप के अंदर एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर एलियंस की एक बहुत बड़ी फौज होती है जो हमला करने की तैयारी कर रही होती है। इनका यूएफओ अपने आप ही कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और वो उस जगह जाकर फिट हो जाता है जहां पर और भी बहुत सारे यूएफओ होते हैं। डेविड यहां पर वायरस अपलोड करना शुरू कर देता है और जब पूरी तरह से वायरस अपलोड हो जाता है तो वो धरती पर इन्फॉर्म कर देता है कि वायरस अपलोड हो चुका है। इसके बाद मिसाइल से धरती पर जो यूएफओ होता है उस पर हमला किया जाता है, लेकिन ढाल ज्यों की त्यों होती है। सबके सब हताश हो जाते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं एक बार फिर से कोशिश
कोशिश करना चाहूंगा। और जब वो मिसाइल दागते हैं तो इस बार मिसाइल सीधा यूएफओ को लगती है। इस बात से उन सबको बहुत खुशी होती है और अब एक के बाद एक कई मिसाइल्स उस यूएफओ पर दाग दी जाती है। लेकिन उस विशाल स्पेसशिप यानी यूएफओ के अंदर से और भी छोटे छोटे बहुत सारे यूएफओ बाहर आ जाते हैं और वो भी इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर एयरफोर्स के पास जितनी भी मिसाइल्स होती है वो सब की सब इस पर दाग देते हैं, लेकिन वो इसका ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अब प्रेसिडेंट के पास आखिरी मिसाइल होती है और वहां पर यूएफओ का मेन डोर भी खुल जाता है। वो उस तरफ निशाना लगाते हैं लेकिन निशाना चूक जाता है। रसल, जिसका 10 साल पहले एलियंस ने अपहरण किया था, जो उनसे बदला लेना चाहता है, उसके पास अभी भी एक मिसाइल होती है और वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ चलता है। लेकिन जब वो मिसाइल छोड़ने की कोशिश करता है तो जाम हो जाती है, इसीलिए वो खुद अपना फाइटर प्लेन उससे टकरा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो विशाल स्पेसशिप जमीन पर गिर जाता है। वही अंतरिक्ष में मदरशिप के अंदर दिखाया जाता है कि स्टीवन और डेविड का जो स्पेसशिप है, यानी कि जो उनका यूएफओ है, वो वहां पर फंस जाता है, वो उसे निकाल नहीं पाते और ये दोनों फैसला करते हैं कि इनके पास जो परमाणु मिसाइल है वो यहीं पर छोड़ देंगे, भले ही इनकी जान चली जाए। वो उस मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं और जैसे ही वो कंट्रोल पैनल से टकराती है, इनका यूएफओ छूट जाता है। इनके पास 30 सेकंड से स्पेसशिप से निकलने के लिए और दरवाजा बंद हो रहा होता है, लेकिन किसी तरह से ये यहाँ से निकल जाते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा परमाणु विस्फोट होता है, जिससे इनका मदरशिप पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है और पृथ्वी पर जहां जहां पे स्पेसशिप होते हैं, इंसानों ने उन सभी को खत्म कर दिया होता है और इस तरह से इस पूरी जंग में इंसानों की जीत और एलियंस की हार होती है। ये मूवी ईयर 1996 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। इस मूवी का बजट था $75 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 800